झारखंड विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आएंगे। आज कह सकते हैं कि जनादेश का दिन है। राज्य की जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है, ये आज सामने आएगा। आपको बता दें कि मतगणना की जो प्रक्रिया है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी और मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मतगणना केंद्रों पर की गई है और कड़ी सुरक्षा के बीच जो है मतगणना की पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग भी प्रतिबद्ध नजर आ रहा है, जिला प्रशासन भी प्रतिबद्ध नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। मनीष, देखिए, जिस दिन का इंतजार था वो दिन हम सबके सामने है। आज झारखंड की सत्ता का सरताज कौन बनेगा, झारखंड की सत्ता किसके हाथ जाएगी, ये आज सामने आ जाएगा। मनीष, होगी या फिर एक बार दोबारा भाजपा को फिर मौका मिलेगा, यानी कि 5 साल बाद दोबारा भाजपा वापस लौटेगी। और इसके अलावा हम ये भी समझ पाएंगे कि कौन किंग मेकर होगा, किस गठबंधन को कितना वोट मिले, कितना उनके पक्ष में होगा और किसे नहीं मिल पाएगा। इन तमाम सवाल जो हैं, जो मतदाताओं से लेकर के आम जनता लोगों के बीच में, ये जहन में और राजनीतिक पार्टी और कर्ताओं के बीच में दौड़ रही हैं, इन सारे सवालों का जवाब हमको आज 2 बजे के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम पूरे 81 विधानसभा की मतगणना की गिनती करें तो जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो जाएगी और 9 बजे के बाद थोड़े बहुत रुझान जरूर देखने को मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, एक जानकारी दे दें कि विधानसभा में राउंड, चूंकि राउंड वाइज होता है, हर गिनतियां होती है, तो सबसे कम राउंड वाला तोरपा विधानसभा क्षेत्र है, तो वहीं चतरा, क्योंकि वहां पर लगभग हम समझते हैं कि काफी देर से वहां पर होगी, 27 राउंड लगभग हो जाएगा। अगर हम मतदाता जो प्रतिशत इस बार रहा वो अब तक 67 यानी कि 67.74% रहा, जो अब तक का सबसे ज्यादा माना जा रहा है। तो इस लिहाज से भी वोटिंग जो काउंटिंग होगी उसमें समय जरूर लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो अगर हम बात कर ले कि आज जितने प्रत्याशी मैदान में जिनका भाग्य का फैसला होगा, उसमें से 12 से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें कि कई ऐसे करोड़पति भी हैं और कई लोगों पर कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। और हम ये कह सकते हैं कि आज 2 बजे के बाद जो तस्वीरें साफ हो जाएंगी, उसमें निश्चित तौर पर यह भी पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हंग आ जाए और फिर पूरे बहुमत किसी को नहीं मिले और फिर कोई किंग मेकर या निर्दलीय एक बार फिर किंग मेकर के रूप में उभर कर आएंगे। तो आपने सही कहा नवीन कि अब जिस दिन की जिस घड़ी का इंतजार था वो आज का वो दिन आ गया। नवीन जी, चलिए, तो जिस दिन का इंतजार था वो दिन हम सभी के सामने है। मनीष, देखिए, एक और चीज है, नतीजों के पहले वाली रात बहुत भारी होती है, खासतौर पर प्रत्याशियों के लिए और सत्ताधीशों के लिए। तो वो रात भी बड़ी मुश्किल से कटी है मनीष, सत्ताधीशों की और जो दावा कर रहे हैं सत्ता में आने की, दोनों पक्षों की। निश्चित तौर पर नवीन, कई प्रत्याशियों से हम लोगों की बातचीत हुई थी। हमारी टीम कल से 2 दिन लगातार मतदान के बाद से हमारी पूरी टीम इस बात में लगी हुई थी कि हम लोग ये हर एक विधानसभा वार हम लोग इस चीज़ पर चर्चा कर रहे थे कि किनको कहां से क्या बढ़त मिल रही है या किनको कहां एज मिल रही है। तो ऐसी तमाम चीज़ें चलती रही। तो जो जिस मंथन में हम लोग बैठे रहे हमसे कहीं ज़्यादा उलझन में, और हम कहेंगे कि एक तरह से मानसिक वो चीज़ वो दिन उनके लिए रहा, इंतजार करना रहा। हालांकि अगर हम लोग निश्चित तौर पर कई प्रत्याशियों से कल हमारी बातचीत हुई, लोगों ने पूछा कि आप लोग क्या मानते हैं कि कैसे क्या कुछ मिलेगा। नवीन बिल्कुल मनीष, देखिए, एक और चीज है, मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, व्यापक इंतजाम किए गए हैं, त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। हमने दर्शकों को लगातार बीते 2 दिनों से स्ट्रांग रूम की भी तस्वीरें दिखाई हैं, पंडरा बाजार समिति में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है। मनीष, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो स्ट्रांग रूम होता है वहां पर आज जब 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, उससे पहले किस तरीके से वहां पर तमाम जो पोलिंग पार्टीज के लोग हैं वो पहुंचते हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना शुरू होती है? निश्चित तौर पर देखिए, ये आज का दिन बहुत अहम होता है। देखिए, पूरे चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद था। हमारी टीम, हम लोग पूरे राज्य भर में अलग अलग कोने पे सब लोग ने गया और सभी लोगों ने देखा। हम लोग ने इस बात को पाया कि चाहे मतदान केंद्र हो या फिर ऐसे भी चौक चौराहों पर भी सुरक्षा की तमाम व्यवस्था, कड़ी व्यवस्था थी। और सबसे बड़ी बात आप ये देख सकते हैं, और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आप समझ सकते हैं कि कहीं से कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई जिससे ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं चूक हो गई। ये कहीं से कुछ भी नहीं आया और लोगों ने भी इस बात को माना कि एक समय था जब वो डरते थे मतदान केंद्रों पर आने पर, जब वो डरते थे घर से निकलने पर, लेकिन अब वैसी कोई बात नहीं रह गई। सबसे बड़ी बात नवीन, हम कहेंगे कि जो भी जवान जहां तैनात किए गए थे वो बड़ी मुस्तैदी के साथ अपने जो ड्यूटी थी उनको निभा रहे थे। वो चेक कर रहे थे कि आपको वोट देना है, आपके पास वो कागजात है कि नहीं, या फिर आपने वोट दे दिया तो फिर इस मतदान केंद्र से आप बाहर चले जाए, अननेसेसरी आप वहाँ जमावड़ा ना लगाए। तो इन तमाम चीज़ों को, तो आज जैसा कि आपने कहा कि आज के बारे में, तो कुछ इसी लिहाज में आज जो त्रिस्तरीय
जो बनाया गया है वो रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि आज कुछ ही हर राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते हैं, उनके प्रतिनिधि काउंटिंग में जो शामिल होते हैं उनके कागजात होने चाहिए, उनके कागजात पहले ही जमा होता है, उन्हें परिचय पत्र दिया जाता है। इतना ही नहीं, मीडिया कर्मी भी जब जाते हैं तो गणना और मतदान दोनों का अलग अलग परिचय प्रमाण पत्र बनता है। और आज लोग जाएंगे, उनके लिए भी एक सीमा होगी। तो आज सुबह से लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ पर पहुँच करके प्रतिनिधि अपने धीरे धीरे वो अंदर जाएंगे और उनको एक जो निश्चित जो जगह बनाया गया है वहाँ बैठेंगे और जो प्रक्रिया है वो सारी तमाम पूरी होगी। और हर जिला मुख्यालय पर, चूंकि जिला प्रशासन ही निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में होते हैं, डीसी या निर्वाची पदाधिकारी हो जाते हैं, तमाम अधिकारी, चूंकि पावर जो होता है वो सीधे निर्वाचन आयोग के पास चला जाता है, जो स्थानीय जिला प्रशासन होता है उनका पावर सीज होगा। तो आज हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी कर चुकी है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच गिनती की जाएगी। बिल्कुल मनीष, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए एक और चीज समझना चाहेंगे मनीष, पहली बार इस चुनाव में दिखा कि दोनों गठबंधन की राजनीति दोनों ओर से देखने को मिली। और देखिए मनीष, अब से कुछ देर में जरूर नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, लगभग 7:45 का वक्त हो रहा है, 8 से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी और पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती की जाएगी मनीष। लेकिन देखिए मतों की गिनती थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन इस बार का चुनाव इतना दिलचस्प हुआ है मनीष कि अब तक जो है वो पत्ते खोल पाना संभव नहीं लग रहा है। और भले ही दावा दोनों ओर से हो रहे हों, कल देर शाम जो है बाबूलाल मरांडी ने बाइस्कोप से भी बातचीत की थी मनीष, और उन्होंने पूरा भरोसा जताया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा जेएमएम के जो प्रवक्ता है मनोज पांडे, उन्होंने भी बातचीत की थी न्यूज बाइस्कोप से, तो उन्होंने भी कहा कि हमारी वापसी हो रही है। यानी कि दावे खूब है, अब बस किसका दमखम दिखेगा मनीष, इसका इंतजार रह गया है। निश्चित तौर पर नवीन, आपने सही कहा। इस बार जो चुनाव हुआ है, अगर हम कहें कि कोई लहर जैसा हो या मोदी फैक्टर कहे या फिर कोई और फैक्टर हम कहें कि उसका फैक्टर काम आया, इसका ये बहुत सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं कि राजनीतिक दलों की जो कार्यालय हैं उन पे कुछ उस तरह की हलचलें नहीं दिखाई दे रही थी। आमतौर पर जब विश्वास आत्मविश्वास से लवरेज होते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को भी इस बात की इनपुट मिल रही है कि बहुत ज़्यादा, या हम कह सकते हैं कि एक तरफा वोटिंग नहीं हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी कुछ जगहों पर रहा, लेकिन जरूरी नहीं है कि एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस पूरे राज्य में भी रहा। आप कह सकते हैं जो हम लोगों ने जो हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग रही, हमारे जो इन्फॉर्मर, जो हमारे जो रिपोर्टर्स हर विधानसभा में रहे और उन्होंने जो जानकारियां हमें दी हैं, जो हम लोगों ने मंथन किया है, हम भी ये कह रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के पक्ष की अगर हम बात करें तो 41 के आसपास हम कह रहे हैं और 8 बाकी जो बचा, लेकिन 8 अभी भी 8 से 10 ऐसे सीट है जहाँ पे टाइट फाइट की हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो नतीजा होगा वो अंतिम राउंड के बाद ही पता चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है नवीन कि इस बार जो कैची यानी कि जयराम की जो पार्टी है वो सभी जगह खड़े हुए हैं। हालांकि जयराम को इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ मिलेगा ये तो नतीजा बताएगा, ये काउंटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कैची किस ओर चली, किसको काटा, कहाँ कतरन हुई, ये भी मुश्किल होता है, लेकिन उनकी भूमिका जरूर अहम रही। हालांकि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके ऊपर कोई बहुत मुखर होकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हार जीत में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका जरूर मानी जाएगी। बिल्कुल उनकी भूमिका भी मानी जाएगी और वो तीसरा कोण भी बनाते हुए मनीष कई सीटों पर नजर आ रहे हैं। लगातार आपने भी जो चुनावी चर्चा हो रहा है उसमें भाग लिया है। कई ऐसी सीटें हैं मनीष जहां पर तीसरा कोण बनता हुआ दिख रहा है और जयराम महतो की पार्टी उन सीटों पर कितना प्रभाव डाल रही है, ये परिणाम जो है परिणाम पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। मनीष एक और चीज देखिए समझना चाहेंगे, आपने जेएलकेएम का जिक्र किया, जेएलकेएम तीसरी पार्टी के रूप में भी उभरती हुई नजर आ रही है क्या मनीष, अगर आप इस चुनाव को देखें तो? देखिए तीसरी पार्टी कहना मुश्किल होगा क्योंकि विधानसभा वार उनकी क्या स्थिति बनती है, कितना परसेंटेज उनके खाते में जाता है। चूँकि पूरा जितना वोट हुआ 67.4% में ये देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत उनकी झोली में आया। लेकिन ये भी हम नहीं कह सकते हैं कि बसपा और सपा जिन नेताओं को, जिन प्रतिनिधियों को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी उन्हें मौका देगी, इस बार भी उन्हें मौका देगी, उन्हें मौका जब नहीं मिला तो वो साइकिल की सवारी पे चले गए। जैसे आप कह सकते हैं बरही विधानसभा से उमाशंकर अकेला, कांग्रेस ने उनके ऐन मौके पर उन्हें नहीं दिया तो उन्होंने कहा कि मैं साइकिल की सवारी करूंगा। हम लोगों ने जब उनसे बात की थी कि इस बुढ़ापे में, इस उम्र में, बुढ़ापा में नहीं कहूँगा, माफ कीजिएगा, इस उम्र में आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि साइकिल की सवारी करना सेहतमंद है। उसी तरह से आप देख सकते हैं पलामू में बसपा हाथी भी अपनी चाल चली है। तो ये कह सकते कुछ निर्दलीय भी उठे हैं जो बागी हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस मोर्चे में सफल रहा कि अपने बागियों को मना लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो प्रतिनिधि मान गए, कुछ शर्तों पर माने जरूर हो गए, लेकिन उनके साथ जो साथ चले होंगे, जो नाराज हो गए कार्यकर्ता, वो भी मान गए। तो हम ये कह सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भितरघात भी हुआ हो। तो अगर आपने जेएलकेएम की बात कही तो ये प्रतिशत जब वोट, जब आंकड़े जब आएंगे बाद में
तब ये पता चल पाएगा कि उनकी झोली में कितना गया और उनकी क्या अहम भूमिका रही। लेकिन इतना ज़रूर है कि आने वाले विधानसभा में उनके प्रति लोगों का रुझान होगा, उन पर भी सोचेंगे, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ गए खास करके युवाओं के बीच उनकी बहुत ज़्यादा लोकप्रियता है। जो कि युवा अगर हम ये इस पर भी अगर आप चाहेंगे तो हम यही कहना चाहेंगे कि युवाओं के बीच इस बात की नाराज़गी है कि हर पार्टियों में जो पहले से जो चले आ रहे हैं प्रतिनिधि, उन्हीं को बार बार मौका दिया जा रहा है, फिर नए को मौका दिया जाए। अच्छा मनीष, इस चुनाव में अगर आप देखें तो महिला वोटर्स की काफ़ी चर्चा रही। महिला वोटर्स ने बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में भाग भी लिया और उसका असर हमने वोटिंग परसेंटेज में भी देखा। अभी आपने युवा वोटर्स का जिक्र किया जो जयराम के साथ नजर आ रहे थे, चुनावी प्रचार हो या फिर मतदान हो, युवा वोटर्स का उनकी ओर रुझान दिखा। तो युवा वोटर्स क्या एक फैक्टर बन सकते हैं मनीष चुनाव परिणामों में? निश्चित तौर पर देखिए, जो 18 वर्ष की उम्र के बाद से जब मौका मिलने लगा है तो अब देखिए भारत के युवा अब वो युवा नहीं है जो पुराने, अब नए युवाओं के कई बातें ऐसी आ गई हैं कि उन्हें निर्णय की शक्ति उनमें आ गई है। वो भी सोच रहे हैं, उनके खुलापन उन्हें मिला है। इसकी वजह है कि वो बाहर निकल रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर काम करने के लिए जा रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं। एक समय था, पहले हम महिलाओं की बात कर ले, महिला और युवती की बात कर ले, तो ये पिछले ही चुनाव से ये देखा जा रहा है कि महिलाओं की काफ़ी भागीदारी बढ़ी है। गाँव की बात, आप शहर की बात छोड़ दीजिए, गांव में भी आप जाएंगे तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती रही हैं। मैं पिछले भी चुनाव में यहाँ रहा मतलब झारखंड से, तो वहाँ भी चीज़, और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी योजनाएं बनाई, न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि हेमंत सरकार भी जो योजनाओं को लाया गया वो लुभाना था, उनको अपने और आकर्षित करना था युवाओं, खासकर महिला और युवतियों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं वो उन्हें खींच कर बाहर लाया और वो भी बाहर निकलने लगी है। और मैं आपको एक उदाहरण दूं, पिछले चुनाव में मैं संथाल परगना में दुमका में था, तो वहाँ एक पार्टी के नेता ने कहा कि मैं अपनी बात कर सकता हूँ लेकिन मेरे घर वाली और मेरे घर की लड़की जो है वो कहाँ देंगी। मैं ये कहना मेरे लिए, मैं उनके निर्णय में कोई बहुत ज़्यादा मेरी भागीदारी नहीं होगी, उनका अपना निर्णय है। तो निर्णय लेने की शक्ति और निर्णय लेने की जो आप कह सकते हैं कि मौका, वो अब उनके हाथों लग गया है, तो वो अब बाहर निकल रही और वो वोट दे रही। बिल्कुल मनीष, आपने लगातार चुनावी कवरेज के दौरान आपने झारखंड के कई क्षेत्रों का दौरा किया, कई विधानसभा क्षेत्रों में आप पहुंचे। मनीष, पहली बार इस चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीतिक भी ये मान रहे हैं कि अंत तक कहना बहुत मुश्किल रहा है। और एक होता है ना मनीष कि आप जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ के माहौल से आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये फैक्टर काम कर रहा है, तो ये परिणामों पर इस फैक्टर का असर पड़ेगा और परिणाम इस तरह के हो सकते हैं। कई अगर हम सीटों को छोड़ दें मनीष, तो अधिकतम सीटों पर यह कह पाना मुश्किल है कि फैक्टर के काम करते हुए क्या परिणाम वहां से आएगा। ऐसी कई सीटें भी आपने देखी अपने चर्चा के दौरान, अपने यात्रा के दौरान। निश्चित तौर पे कई ऐसे जगहों पे हम लोग गए, वहाँ पे मतदाताओं से जब हमारी बातचीत हुई, मतदाता चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे या फिर आप नाश्ता पानी, वहाँ पे जब बातचीत हम लोग कर रहे थे तो एक बड़ा तबका यह भी दिखा कि जिन्हें अब मतदान को लेकर के बहुत ज़्यादा उनके अंदर उत्साह नहीं था। उसकी वजह यह है कि वो ये मानते हैं कि प्रतिनिधि चाहे किसी भी पार्टी के हों, जब चुनाव होता है तो उनकी गाड़ी, उनकी भोंपू यहाँ सुनाई देती है, वो दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। तो विधानसभा और लोकसभा में ये एक बहुत बड़ा फ़र्क यह भी है कि लोकसभा चुनाव में होता यह है कि लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन विधानसभा में लोग कनेक्टिविटी खोजते हैं, वो ढूंढते हैं कि उनके प्रतिनिधि उनके कितने पास है या फिर चुनाव के बाद भी उनके साथ वो रह रहे हैं कि नहीं। और एक बड़ा तबका ये मान रहा था। कल भी हम रांची शहर की कल भी हम लोग जब घूम रहे थे तो एक दंपत्ति थे, उन्होंने कहा कि क्या हम बात करें, ना महंगाई पे बात होती है, ना रोजगार पे बात होती है, ना पलायन पे बात होती है, ये सारे के सारे ये चोचलेबाजी हैं, सारे लुभावने ये सब है। तो लोगों में एक बड़ा तबका जिसे इस बात को लेके बड़ा निराशा हताशा हुआ है कि कोई उन मुद्दों पे बात नहीं करता है जो मुद्दे असली मुद्दे हैं। और आपने कहा कि साइलेंट, यही वजह है कि अब साइलेंट। एक समय था कि जब हम मीडिया घूमते थे, लोग बात करते थे तो आगे बढ़ के बातें करते थे, लेकिन अब लोग साइलेंट रह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि हम किसको देंगे और क्यों वोट दे रहे हैं, किन मुद्दों पे दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बातें सामने आई कि उन्हें विकास की ज़रूरत है, उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा की ज़रूरत है, उनके राज्य से पलायन रुके, ये भी उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, रोज़गार बड़ा मुद्दा है, लेकिन साइलेंट वोटर है। और यही वजह है कि हम अंदाज़ा लगाना बड़ी मुश्किल है कि हमें ही नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वोट किधर मतदाताओं ने दिया। नवीन नहीं खोले, यानी कि हम कह सकते हैं मनीष की इस बार वोटर्स ने ऐसी चाल चली है कि राजनीतिज्ञों के लिए भी थाह लगाना मुश्किल हो गया कि भाई आखिर सत्ता की कुंजी किसके पास जा रही है। मनीष, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे आखिर में, देखिए
कल चुनाव आयोग की पीसी हुई थी। चुनाव आयोग ने तमाम जानकारियां दी थी कि 8 बजे से हम लोग गिनती की शुरुआत करेंगे और उसके बाद 9:30 बजे पहला रुझान आएगा। मनीष, 5 बजे तक चुनाव आयोग ने कहा है कि सीटों पर स्थिति साफ आएगी। तो कौन सी ऐसी सीटें हैं मनीष जहां पर 5 बजे तक स्थिति क्लियर होगी? जहाँ राउंड ज्यादा होगा वहाँ समय ज्यादा लगेगा। इसमें चतरा सबसे ज्यादा है, 27 राउंड होने की बात है, तो उन इलाकों में थोड़ी देरी होगी। वहाँ पर सबसे कम है तोरपा, तो तोरपा में सबसे पहले रुझान देखने को मिलेगा और रिजल्ट भी सामने आती है। 13 ही मात्र राउंड है नवीन। तो निश्चित तौर पर देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर पूरी जिम्मेवारी है। जो उनके अधिकारी हैं, जो कर्मी हैं, वो नहीं चाहेंगे कहीं कोई चूक हो, ताकि बाद में कोई असंतुष्ट प्रत्याशी हो तो फिर वो उंगली उठाए कि नहीं, जो कर्मचारी लगे हुए थे उन्होंने गलती कर दी, उन्हें कहीं चूक कर दी। इसलिए मुझे लगता है कि फूक के कदम निर्वाचन आयोग जरूर इसमें समय देगा। थोड़ी समय लगे, देर ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा और समय देना भी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत संवेदनशील ये प्रक्रिया है नवीन। बिल्कुल संवेदनशील प्रक्रिया है मनीष। और देखिए, हमेशा ये बातें भी होती है कि मतगणना का जो कार्य हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, और चुनाव आयोग हमेशा ये दावा करती है कि जो मतगणना का कार्य है वो हम लोग निष्पक्ष तरीके से संचालित करते हैं, संपन्न करवाते हैं। तो एक बार फिर से राज्य में वैसी ही व्यवस्था दिख रही है मनीष? निश्चित तौर पे, और अब तमाम चीज़ें अब बदल चुकी हैं, बहुत कुछ चेंजेज आया है। वहाँ से जब ईवीएम से निकलेगा उसको टैली को मिलाया जाएगा, मिलाने के बाद फिर वहाँ जो अधिकारी होंगे पीआरडी वहाँ जाएगा, फिर वहाँ के जिला निर्वाची पदाधिकारी जिला प्रशासन है उनके पास से वो गुजरेगा, उसके बाद ही फिर निर्वाचन आयोग, फिर निर्वाचन आयोग के बाद से पब्लिक डोमेन पर ही आएगा। तो प्रक्रियाएँ हैं, फिल्टर होंगी, हर जगह क्रॉस चेक किया जाएगा ताकि कहीं कोई गलती ना हो। तो हम कह सकते हैं कि निष्पक्षता बिल्कुल, ये चाहे निर्वाचन आयोग और उनके कर्मचारी जरूर चाहेंगे कहीं कोई उंगली उठाने की कोई ये मौका न रहे। चलिए, तो निष्पक्ष तरीके से मतगणना कार्य जो है वो पूरा करवाने की तैयारी की गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राजधानी रांची के पंडरा स्थित बाजार समिति प्रांगण में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहां पर सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा चुनाव का जनादेश आज आने वाला है। 8 बजे से मतों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी और पहला रुझान जो है वो 9:30 बजे के करीब आएगा। पहला रुझान के बाद ये कहना होगा कि इस बार जनता जो है वो किसकी ओर गई है, जनता ने अपना जनादेश किसे दिया है। हमारे साथ हमारे कुछ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पंचानंद जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। पंचानंद, आप मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, कैसी तैयारी दिख रही है? और जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन